नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Computer Point 9456। दोस्तों, आधुनिक इतिहास की सीरीज लगातार चल रही है हमारी, और उसमें हमने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है और लगभग उसमें 15 से 16 वीडियो हमने वहाँ पर अपलोड कर दी है। और उसी में हम कंटिन्यू बिल्कुल पंक्ति वक्त बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम सीरियल बाई सीरियल जिस तरीके से चैप्टरों का वर्णन मुद्रण किया गया है उसी तरीके से हम अपनी क्लासें ले रहे हैं, या कुछ इस तरीके से जिस तरीके से ऐतिहासिक घटनाओं का घटनाक्रम हुआ है उसी तरीके से हम अपनी क्लासों को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी घटनाक्रम को चलते हुए आज हमारी एक विशेष क्लास है, और विशेष इसलिए बोला जा रहा है कि अधिकांश स्टूडेंट्स का जो मानना होता है वो इन क्लासों को पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि 2-3 चैप्टर आपके ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों को रुचियाँ कम होती हैं, परंतु परीक्षा में जो एग्जामिनर होता है उसको रुचि ज़्यादा होती है यहाँ से। जैसे कि कुछ आपके होते हैं आर्थिक आंदोलन, जैसे कुछ होते हैं जनजातीय आंदोलन, और कुछ होते हैं किसान आंदोलन, कुछ होते हैं मजदूर आंदोलन। तो हम किसान आंदोलन, जन आंदोलन और जनजातीय आंदोलन पे पहले से वीडियो बना चुके हैं। अभी हमारा जो सेशन रह रहा था वो रह रहा था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो हमारा जो आज का सेशन है वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। अब देखिए क्या होता है, वो इस्लाम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, किसी भी धर्म में जब बात धर्म के ऊपर आती है तो उसमें व्यक्तियों को एक आंदोलन का रुख लेना पड़ा। इसके ऊपर पहले पृष्ठांक देखते हैं कि वो क्या पृष्ठांक था। देखिए, थोड़ा सा पीछे से लेकर आएंगे बात को उठाकर। बात यह है कि 1813 में या 1813 के चार्टर एक्ट में 1813 के चार्टर एक्ट में क्या था कि ईसाई मिशनरियों ने भारत में आगमन कर लिया था। यानी कब? 1813 के जो चार्टर एक्ट था, यानी कि आप समझ रहे हो कि कौन सा चार्टर एक्ट होता था, लिखित। ठीक है, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें ईसाई मिशनरियों ने भारत में सांप्रदायिक चुनाव की वरीयता दे दी थी। ठीक है, उनका आगमन हो गया था। परंतु होता क्या है, होता यह है कि ईसाई धर्म के जो प्रचारक थे, जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे, ईसाई मिशनरियों के प्रचारक थे, वो हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के अंदर कुरीतियाँ पैदा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कुरीतियाँ पैदा कर रहे थे। और उन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया कि भारत को औद्योगिकरण के नाम पर भारत का ईसाईकरण कर रहे थे। यानी कि औद्योगिकरण के नाम पर ईसाईकरण करना था, और उसके चलते जो है बहुत सारी आस्थाएं, बहुत सारी संस्कृति और बहुत सारी कुरीतियों का सामना करने को मिला। ठीक है, और देखते ही देखते जो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, कुछ दार्शनिक लोग थे, उन लोगों ने इस चीज़ को, जनता को, बहुत सारे बुद्धिजीवियों को, जो कम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे, उन लोगों को यहाँ से इन आंदोलनों के रास्ते से उनको थोड़ा समझाया और उनको बताया। कुछ आंदोलन हमारी दृष्टि से, आज की दृष्टि से सही थे, परंतु उस दृष्टि से सही नहीं थे। और बहुत सारे आंदोलनों में जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उनमें बहुत सारे लोगों ने जो है इसमें योगदान दिया। जैसे कि एक राजा राम मोहन राय को याद करेंगे हम, फिर आपके केशव चंद्र सेन को याद करेंगे, देवेंद्र नाथ टैगोर को याद करेंगे, दयानंद सरस्वती को याद करेंगे, तो ऐसे स्वामी विवेकानंद को याद करेंगे। ऐसे बहुत सारे दार्शनिक रहे जिन्होंने समय समय पर धार्मिक सुधार एवं सामाजिक सुधार के लिए अपने आंदोलन शुरू किए, और बुद्धिजीवी लोग जो थे उन लोगों को थोड़ा सा जागरूक किया। क्या था कि उस समय पर ऐसा था कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को चारों तरफ से ठेस पहुँचाई जा रही थी, और आधुनिकीकरण के नाम पर जो है ईसाईकरण किया जा रहा था। और उसी ईसाईकरण के चलते चलते जगह जगह पर देश में, जगह जगह क्षेत्रों में लोगों ने आंदोलन, धर्म आंदोलन, धार्मिक आंदोलन करने शुरू करे। और उसी के बीच में क्रम शुरू हुआ कि बुद्धिजीवी लोगों को थोड़ा सा जागरूक हुए और उन्होंने ईसाईकरण में थोड़ा सा अंतर समझा। क्योंकि जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो भी भारत का क्षेत्र, भारत में फिर ब्रिटिश क्षेत्र के अधीन आ चुका था, उनका सबसे पहला जो अधिकार था वो था कि शिक्षा माध्यम को बढ़ाना। क्योंकि शिक्षा माध्यम को बढ़ाने का मतलब था कि उनको अंग्रेजी माध्यम की तरफ ले जाना। अंग्रेजी माध्यम का ले जाने का मतलब था ईसाईकरण की ओर उनको अग्रसर करना। और उन्हीं कुरीतियों से दूर करते हुए फिर शुरू हुए आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। और उनमें ही आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं हम ब्रह्म समाज की। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? ब्रह्म समाज की बात इसमें कर रहे हैं। अब देखिए, कहने का मतलब ये था कि वह लोग आधुनिकीकरण नहीं कर रहे थे। यहाँ पर जो शिक्षा फैला रहे थे अंग्रेजी, या यहाँ पर जो ब्रिटिश लोग थे अंग्रेजी शिक्षा फैला रहे थे, या यहाँ पर लोगों का ईसाईकरण कर रहे थे, ये आधुनिकीकरण करने के साथ साथ भारत में कुछ लोगों को ऐसे को जन्म कर रहे थे कि जो ब्रिटिश सामान को यहाँ भारत में खरीद सकें।
क्योंकि जब लोग हम उनकी तरह पहनेंगे, उनकी तरह बात करेंगे, तो उन्हीं की तरह कपड़े पहनेंगे, और उन्हीं की तरह कपड़े कहाँ से आएंगे? ब्रिटिश सामान, यानी उन्हीं की तरह ब्रिटिश सामान को खरीदने वाले वो खरीदार बना रहे थे भारत में। ठीक है, भारत के लोगों को ब्रिटिश सामान खरीदने वाले खरीदार बना रहे थे, और इसी को जागरूक करने के लिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो किसको पढ़ते हैं? ब्रह्म समाज को। चलिए जिक्र करते हैं इसके ऊपर क्या है। देखिए, राजा राममोहन राय जिनके बारे में हम बात करते हैं, 1774 से लेकर 1833 तक इनका जो रहा जीवन काल रहा, 1774 से लेकर 1833 तक इनका जीवन काल रहा। इन्होंने ब्रह्म सभा, कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से जो है 1828 में कब? 1828 में ब्रह्म सभा के नाम से कलकत्ता में है इन्होंने इसकी स्थापना की, ब्रह्म समाज की। बाद में चल के यही जो था ब्रह्म समाज बन गया। अब ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? सबसे पहली बात आती है कि ब्रह्म सभा का या ब्रह्म समाज का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो उद्देश्य ये था कि हिंदू धर्म में सुधार। पहली बात तो ये थी कि हिंदू धर्म में जो थे बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी, जिनके चलते क्या था कि वो सारे धर्मों को प्रभावित करके, सारे धर्मों को देखकर उन्होंने सबसे ज़्यादा उनके ऊपर जो धर्म का प्रभाव हुआ वो हुआ इस्लाम धर्म का, क्योंकि इस्लाम धर्म में एक ईश्वरवाद को बताया गया था। इस वजह से उन्होंने इस्लाम धर्म के सुधार को बहुत सबसे ज़्यादा अग्रणी रखा, और उसी के चलते था कि हिंदू धर्म में भी जब एक ईश्वरवाद, एक ब्रह्म, यानी ब्रह्म समाज का माता है एक ब्रह्मा का समाज, ब्रह्म समाज का मतलब यहाँ पर क्या कहा? एक ब्रह्मा का समाज। तो उन्होंने धार्मिक सुधार का शुरू किया, यानी कि हिंदू धर्म में सुधार, और मूर्ति पूजा का विरोध, यानी कि जो मूर्ति पूजा होता था उस समय पर, और उसका क्या करा उन्होंने? विरोध किया। और सही बात यह कि एक ईश्वरवाद फैलाने की कोशिश करी अपने इस माध्यम से। किसकी कोशिश करी? एक ईश्वरवाद फैलाने की यहाँ से कोशिश करी। यानी कि बहुत सारे लोग जो थे बहुत सारे ईश्वरों की पूजा, मतलब ईश्वर मानते थे, जबकि उन्होंने कहा ब्रह्मा एक है, केवल एक ही की आराधना करो, उस चीज़ को बताया। उस टाइम पर उन लोगों को बहुत बुरा भी कहा, परंतु कुछ लोग समय बाद लोग जागरूक हुए, उन्हें पता चला कि ब्रह्म समाज के जो प्रवर्तक थे राजा राममोहन राय, वह उनकी दृष्टि या उनका जो तात्पर्य था वो बिल्कुल सही था। अब इन्होंने 3 क्षेत्र यहाँ पर काम करे, यानी जिनमें से सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र आए उनके सामने, एक तो आर्थिक क्षेत्र में इन्होंने, फिर धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने क्या काम करा, और सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने क्या काम किया। तो बात करते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने क्या काम किया। देखिए, मूर्ति पूजा का विरोध किया, और कर्मकांड का विरोध किया, और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या पहले क्या होती थी? पुरोहित वर्गों को दी जाती थी। जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे वह कौन उनकी व्याख्या कर सकते थे? पुरोहित बोले तो पंडित लोग जो थे वो करते थे, यानी पुरोहित लोग जो थे कर सकते थे। उन्होंने इस चीज़ को अस्वीकार कि पुरोहित लोगों की ही धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने की कोई परमिशन नहीं है। अब इसी के चलते जब इन्होंने ये काम करा, मूर्ति पूजा का विरोध किया, कर्मकांड का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या पर पाबंदी लगाई, मूर्ति पूजा का विरोध कर दिया, हिंदू धर्म में सुधार, एक ईश्वरवाद का सार किए, तो इस तरह से राजा राममोहन राय को विशेष नामों से जाना गया। अब विशेष नामों में जो हम अगर नाम जोड़ के देखें तो सबसे पहले इसे हम नाम दे सकते हैं सुधार आंदोलन का प्रवर्तक। क्या दिया गया? सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, एक ये नाम दिया गया प्रवर्तक। दूसरा नव जागरण का अग्रदूत, ये नाम दिया गया नव जागरण का अग्रदूत, इन्हें कहा गया। ठीक है। आधुनिक भारत का पिता, क्या कहा गया? आधुनिक भारत का पिता कहा गया। क्या कहा गया? आधुनिक भारत का पिता कहा गया। तो इनको आप लिखते रहना। क्या कहा गया? आधुनिक भारत का पिता कहा गया, नव जागरण का अग्रदूत कहा गया, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा गया। ठीक है। और इन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का जनक, यानी पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। और एक और नाम इनको याद रख लेना, अगर हम बात करें तो नव प्रभात का तारा, यानी क्या? नव प्रभात का तारा भी कहा गया। तो पहले इनके नाम देख लेते हैं, क्या कहा गया इनको? आधुनिक भारत का पिता कहा गया। ठीक है। नव जागरण का अग्रदूत कहा गया, पत्रकारिता का जनक कहा गया, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा गया, और जो है कहा गया नव प्रभाव का तारा कहा गया। ठीक है। और ये नाम क्यों पड़े? क्योंकि इन्होंने भिन्न प्रकार के जो है यहाँ पर सुधार किए। आगे कंडीशन है कि सती प्रथा, जो सती प्रथा थी वह 1829 की बात आप जानते ही हो। 1829 आपको याद रखना ही है यहाँ से, 1829 आपको पूरे अच्छे से पता होगा। सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा
वैश्यकरण, जातिवाद और बाल विवाह। यानी कि जातिवाद, वैश्यकरण, बहुपत्नी पत्नी प्रथा और सती प्रथा का इन्होंने घोर विरोध किया। किस चीज़ का विरोध किया? घोर विरोध किया। तो इस समय पर इन लोगों को, जो हिंदू समुदाय से जुड़े हुए थे, उन्होंने राजा राम मोहन राय को बहुत बुरा कहा। उन्होंने कहा कि आप खुद आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हो और आप खुद ईसाईकरण की तरफ बढ़ रहे हो, कि हमारी संस्कृति और सभ्यता को ठेस पहुँचा रहे हो। सती प्रथा पर पाबंदी लगाने का घोर विरोध किया कि सती प्रथा गलत चीज़ है, ठीक है, परंतु आज की दृष्टि से सही है। बाद में उन लोगों को समझ में आया कि हाँ भी ये चीज़ें गलत थी, और आज लेवल में देखा जाए तो ये ठीक ठाक है, ठीक है। बहुपत्नी प्रथा, वैश्यकरण और जातिवाद और बाल विवाह का इन्होंने घोर विरोध किया। अब यहाँ पर बात याद रखनी है किसका? बाल विवाह का। बाल विवाह का बाद में कंडीशन ये बिगड़ती है कि बाल विवाह का 14 साल की उम्र में जो है ये अपनी मतलब इनके परिवार में ही, यानी कि क्या होता है कि जो आपके तत्वोधनी सभा के बाद में जब इनका विभाजन हो जाता है तो यहाँ पर एक विवाह होता है 14 वर्ष की उम्र में एक लड़की का, उसको लेकर यहाँ पर जो है ये छिन्न भिन्न और भी ज़्यादा हो जाता है। वो बात हम बाद में करेंगे, पहले फिलहाल में यहाँ देखिए मैं आपका फोकस करना चाह रहा हूँ बाल विवाह की ओर। तो सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा और वैश्यकरण, जातिवाद का इन्होंने विरोध किया। परंतु सबसे समझने वाली बात क्या है कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का क्या करा? समर्थन किया। इन्होंने क्या कहा गया? विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, ठीक है। कंडीशन ये होती है कि इस ब्रह्म समाज से पहले भी इन्होंने समाज में सुधार के लिए बहुत सारे काम किए थे। यानी कि इस ब्रह्म समाज से पहले भी इन्होंने समाज में बहुत सारे सुधार किए थे, और उन सुधारों में ही इनका प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आधुनिक इतिहास में। जैसे कि कुछ आपके एग्जाम में सीधे तौर से मिलेंगे कि 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्थापना की थी। अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ तो एक डेविस हेयर, एक व्यक्ति थे, कौन? डेविस हेयर। कौन व्यक्ति थे? डेविस हेयर। चाहो तो नाम याद रख सकते हो, डेविस हेयर। यानी कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की वो किसके सहयोग से की? डेविस हेयर के नाम से यहाँ पर इन्होंने, या उस व्यक्ति के सहयोग से यहाँ पर इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। 1821 में, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है परीक्षाओं में, 1821 में संवाद कौमुदी की स्थापना की। ये कौन सी? ये बांग्ला भाषा में लिखा हुआ था। क्या? संवाद कौमुदी। कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा में इन्होंने इसकी स्थापना की। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो 1822 में मिरातुल अखबार 1822 में फारसी भाषा में इन्होंने लिखा। 1822 में मिरातुल अखबार। 1825 में वेदांत कॉलेज, किसकी? वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना करी। कहाँ करी? कलकत्ता में। इसकी भी स्थापना कहाँ पर की भाई? कलकत्ता में इसकी स्थापना की। कहाँ की? वेदांत कॉलेज। कब? 1825 में। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कर दी थी। इतने बाद, यानी इतना घटनाक्रम करने के बाद, समाज में इतना योगदान देने के बाद, सामाजिक योगदान देने के बाद, जब जाके इन्होंने धार्मिक सुधार की तरफ अपना ध्यान, लोगों को अग्रसर करने के लिए अपना ध्यान बढ़ाया। 1833 की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में ब्रिस्टल एक जगह है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद की कंडीशन सबसे बढ़िया होती है क्या? ज़्यादा अभी क्या होता है कि एक प्रमुख नेता जो थे वो यहाँ से चले गए थे, जो ब्रह्म समाज की स्थापना कर रहे थे। एक दार्शनिक को हम खो चुके थे। चलिए एक बार थोड़ा सा इसे रिकॉल कर लेते हैं, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत आसानी से क्वेश्चन मिल जाए। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में हम बात कर रहे हैं ब्रह्म समाज की। उसमें सबसे पहला राजा राम मोहन राय को देखेंगे, जिन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, नव प्रभात का तारा कहा जाता है, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहा जाता है। इतने नाम हैं इनके, ठीक है। राजा राम मोहन राय, राजा की उपाधि जो दी थी इन्हें, वो अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी, याद रखना, ठीक है। अकबर द्वितीय ने, ठीक है, राजा की उपाधि दी थी इनको। तो राजा राम मोहन राय 1774 में इनका जन्म होता है, 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्म समाज कलकत्ता में 1828 में इसकी स्थापना की थी। उद्देश्य इसका ये था कि हिंदू धर्म के में सुधार लाना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, एक ईश्वरवाद को फैलाना, ठीक है। अगर धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो मूर्ति पूजा का विरोध और कर्मकांड का विरोध इन्होंने किया था। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने का पुरोहित वर्गों को जो वो दे रखी थी अनुमति, उस चीज़ को उन्होंने नकारा कि उनका भी विरोध किया इन्होंने, ठीक है। सामाजिक क्षेत्र में क्या किया? सती प्रथा 1829 की बात है, ये एग्जाम में पूछा जाता बहुत ज़्यादा। सती प्रथा का घोर विरोध किया, बहुपत्नी प्रथा का घोर विरोध किया, वैश्यकरण का घोर विरोध किया, जातिवाद का बहुत घोर विरोध किया, बाल विवाह का घोर विरोध किया इन्होंने। परंतु इसमें एक बात याद रखनी है, विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया था।
विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना से पहले भी, ब्रह्म समाज की स्थापना से पहले भी इन्होंने बहुत सारे काम सामाजिक रूप से किए थे भारत में। और सामाजिक रूप से करने का मतलब था कि आत्मीय सभा 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की और 1717 में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में इन्होंने स्थापना की। और उसके साथ डेविस हेयर, नाम सुनेंगे, एक अंग्रेज व्यक्ति थे डेविस हेयर, उनके सहयोग से इन्होंने जो था एक हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्थापना की थी। संवाद कौमुदी की बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। 1821 में क्वेश्चन पूछा जाता है किसका है। 1822 में मिरातुल अखबार फारसी भाषा में लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1825 में वेदांत कॉलेज कलकत्ता में खोला गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब बात आती है 1828 में आते हुए ब्रह्म समाज, जिसे हम ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था पहले, उसकी स्थापना की। 1833 में ब्रिस्टल चर्चिल में ब्रिटेन में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई। और 39 में तत्वबोधिनी सभा का गठन किया गया। इसके बाद जिन्हें देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर। में कंडीशन होती है क्या? देवेंद्रनाथ टैगोर के आने से 1865 में इनमें एक विवाद हो जाता है। 1865 में इनमें एक विवाद हो जाता है। ठीक है, और मूल ब्रह्म समाज से अलग हो जाते हैं। कौन? केशव चंद्र सेन। अब देखिए ये बढ़ जाता है, एक तो ब्रह्म समाज में और एक आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। ये जो इसके जो प्रवर्तक बन जाते हैं वो बन जाते हैं केशव चंद्र सेन, और दूसरी तरफ जो बन जाते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर बन जाते हैं ब्रह्म समाज के। अंत कंडीशन ये होती है कि 1872 में अगर हम बात करें, 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित किया गया। ब्रह्म विवाह अधिनियम किसने पारित किया? केशव चंद्र सेन ने। ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 में। नेटिव मैरिज एक्ट 1872, कई बार क्वेश्चन आता है नेटिव मैरिज एक्ट, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो कब स्थापना की? 1872 में स्थापना की। ठीक है, थोड़ा मैं उधर लिख लेता हूँ, चलो एक साइड में रफ कर देता हूँ इसकी, इस साइड में। ठीक है, 1872 में होता क्या है? 1872 में क्या होता है? 1872 में होता है ब्रह्म विवाह अधिनियम पास। 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित होता है। और ये कौन करते हैं? केशव चंद्र सेन इसको पारित कर देते हैं। अंततः इसके बाद हुआ क्या कि इसमें जो उम्र थी वो बालिका की, इसमें जो उम्र थी वो बालिका की 14 वर्ष, यानी कि बालिका की 14 वर्ष और बालक की 18 वर्ष। ठीक है, ये मर्द थे बालक, यानी कि बालक 18 वर्ष और बालिका 14 वर्ष। ठीक है, इस उम्र से कम वाले विवाह नहीं कर सकते थे, इनको परमिशन दिया गया इस बारे में। अंत होता क्या? 14 साल से कम यानी कि 1878 में 12 वर्षीय पुत्री, यानी कि इनकी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं? यानी कि ब्रह्म विवाह अधिनियम घोषित किया गया केशव चंद्र सेन ने। और कब क्या? 1872 में। और इसमें बालिका की एज जो रखी वो कितनी रखी? 14 वर्ष, और बालक की कितनी रखी? 18 वर्ष की। लड़की 14 वर्ष की और लड़का 18 वर्ष का होना चाहिए शादी के लिए, परंतु अपनी ही पुत्री की 12 वर्ष में विवाह कर देते हैं। अपनी पुत्री का 12 वर्ष में विवाह कर देते हैं। और इस बीच में जो है ये विवाद हो जाता है और पुनः आदि ब्रह्म समाज में ये टूट जाता है। और पुनः ब्रह्म समाज जो है वो किसमें टूट जाता है? आदि ब्रह्म समाज में ये टूट जाता है। इस तरीके से ये कुरीतियों में और ज़्यादा या विवादों में और ज़्यादा फंस जाता है। और इसी वजह से इधर आदि ब्रह्म समाज यहाँ दिया गया था केशव चंद्र सेन से। ठीक है, इस तरीके से ब्रह्म समाज के बाद में कंडीशन हुई। उसके बाद में ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर बहुत सारे लोगों ने जो है और भी धार्मिक सुधार किए, बहुत सारे धार्मिक आंदोलन शुरू करे, जिससे कि देश में और भी ज़्यादा सुधार हुए। अंततः इस चीज़ से ये पता चला कि जिस समय पर इस सुधार की शुरुआत की गई थी, इस समय पर जिस समय देश में सुधार किए गए थे, उस समय राजा राम मोहन राय का घोर विरोध किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि संस्कृति को ठेस पहुँचाने का काम ये कर रहे थे। परंतु बाद में जैसे लोग जागरूक हुए और आधुनिकीकरण की ओर बढ़े, तो लोगों को लगने लगा कि, या ऐसा मान के चलिए कि ब्रिटिश साम्राज्य के चलते यहाँ पर आधुनिकीकरण पूरे चरम पर हो गया था, तो लोगों को थोड़ा जानकारी हुआ। जिस चीज़ का उन्होंने विरोध किया था उस टाइम पर उनको सब लोगों ने गलत कहा कि हमारी सभ्यता संस्कृति पर ठेस पहुँचा रहे हैं। अंत बाद में लोगों को समझदारी आई कि सती प्रथा भी गलत थी, बहुपत्नी प्रथा भी गलत थी, वैश्यकरण भी गलत था। ठीक है, जातिवाद भी और बाल विवाह भी। इसके चलते जो राजा राम मोहन राय को मरने के बाद, यानी कि उनकी दाह मतलब अंतिम संस्कार होने के बाद या अंतिम क्षण के बाद में, ऐसा मान चलिए लोगों को उनका सम्मान और ज़्यादा बढ़ा,
क्योंकि वह किसी अच्छे मुद्दे के लिए धार्मिक सुधार कर रहे थे, क्योंकि लोग उस समय पे इतने जागरूक नहीं थे, उनकी बातों को नहीं समझ सके, क्योंकि कम पढ़े लिखे थे, नॉलेज इतनी थी नहीं, सक्सेस नहीं थे। तो ये पता चलता है कि आदमी को अगर समझदार होना है, अगर आदमी को समझदार होना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है पढ़ा लिखा होना, शिक्षित होना, ठीक है। और यही एक वजह थी कि राजा राम मोहन राय को बहुत कष्ट झेलनी पड़ी उस समय पर, क्योंकि उन लोगों ने उस समय पर भारतीय लोगों ने उन्हें कोऑपरेट नहीं किया। अगर काश उन्हें कोऑपरेट करते तो शायद वो और भी कुछ ऐसे सुधार करते जिससे कि बाद में हमारी सभ्यता संस्कृति के चलते चलते हमें भी और जल्दी सुधार अपनी ज़िंदगी में करने का मौका मिलता। चलिए दोस्तों, आज हमने आज जो देखे राजा राम मोहन राय देखे, देवेंद्रनाथ टैगोर देखे और केशव चंद्र सेन की थोड़ी सी बात देखी। आगे जो हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ और सुधार हैं, जैसे कि आपके दयानंद सरस्वती के सुधार हुए हैं, उनकी भी हमने बात करी है। दयानंद सरस्वती के भी बहुत सारे सुधार हैं, ठीक है। फिर आर्य समाज की स्थापना देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना क्या हुई, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने, यानी बहुत सारे ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने समय समय पर स्थिति बस धार्मिक सामाजिक सुधार करने की कोशिश की और उन्हें वहाँ पर सफलता ही मिली, और जिससे लोग जागरूक होकर कहीं ना कहीं अंग्रेजों के विरुद्ध या देश की स्वतंत्रता को दिलाने के लिए थोड़े अग्रसर हुए और जागरूक हुए। चलिए, तो कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। अगर सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और मेरा पर्पज़ ये है कि बहुत सारा डाटा ना पढ़ाकर आपको केवल वह बात बतानी जो केवल सीधे आपके एग्जाम में मिलती है, क्योंकि ऐसा है ना कि पढ़ना तो अगर आपको चाहिए बातें तो किसी भी किताब में बहुत की मिल जाएगी, परंतु क्यों घटना घटी, किसके कारण घटी, क्या ऐसे फैक्ट थे, क्या रीजन थे, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों हुई उसका कारण मैंने बताया। 1813 में ईसाईकरण हो रहा था, जिसके चलते जो है औद्योगिकरण, मतलब ऐसा मानिए भारत को औद्योगिकरण के नाम पर जो है ईसाईकरण किया जा रहा था। और ब्रिटिश सरकार जो थी भारत में ईसाईकरण के साथ साथ, औद्योगिकरण के साथ साथ यहाँ पर ब्रिटिश सामान को खरीदने वाला खरीदार बना रही थी। तो उसी को देखते हुए जो है यहाँ के दार्शनिक लोगों ने, जो धर्म के अंदर कुरीतियाँ फैली हुई थी और ईसाई धर्म के प्रचारकों ने इतना प्रचार किया कि उन्हें हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ उन्होंने पैदा कर दी, और जिनको दूर करने के लिए इन धर्मों की, इन आंदोलनों की ज़रूरत हमें पड़ी, ठीक है। कारण पता चल चुका है। चलिए, कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।